हेलो। पिछली वीडियो में हमने देख लिया था विवेकानंद के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में, और 1857 का विद्रोह देख लिया था हमने, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। उसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या अगर 1857 का विद्रोह सफल हो जाता तो भारत तभी आज़ाद हो जाता, क्या वो सही था, मतलब हमारे लिए वो सही रहा या गलत रहा। एक तरीके से देखें तो वो अगर हम उस समय पर जीत जाते तो आज भी भारत में वही शासन चलता रहता जो राजा महाराजाओं का जो शासन पुराना चलता आ रहा था। इसलिए वो ठीक हुआ कि हम 1857 में नहीं जीते थे, क्योंकि जो मेरठ से सैनिक चले थे वो कहाँ पर पहुंचे थे, दिल्ली। मुगल बादशाह को उन्होंने फिर से बादशाह बना दिया था, तो वही मुगलों का परिवार चलता आता अब तक, और ऐसे ही राजाशाही चलती रहती और हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक नहीं होता, प्रजातांत्रिक नहीं बनता जो आज है। अब हम देखते हैं एक संगठन बनाया गया भारत में, बहुत बड़ा संगठन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखेंगे हम। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर, स्थापना डेट सब कुछ 28 दिसंबर को हर साल कांग्रेस दिवस भी मनाया जाता है। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इसकी स्थापना हुई कहाँ पर, होनी थी पुणे में, मतलब कि पुणे में इसकी मीटिंग होनी थी पुणे में। वहाँ पे क्या हुआ, प्लेग फैल गया, प्लेग बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से वहाँ पर ना होकर इसकी जो मुंबई में हुई स्थापना। ऐसे पूछ जाती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई, मुंबई में हुई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, उसमें हुई थी। वहाँ पे सदस्य आकर बैठे थे, वहाँ पर इस संगठन की स्थापना हुई थी, गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज में। ये तीनों चारों क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इंडियन नेशनल यूनियन नाम रखा गया था पहले इसका, इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम चेंज कर दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। इसके फाउंडर थे, जो संस्थापक थे वो थे ए ओ ह्यूम। कई बार पूछा गया कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए ओ ह्यूम अंग्रेज थे, ए ओ ह्यूम। और प्रेसिडेंट कौन थे इसके, सबसे पहले प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन बने थे, वो बने थे WC बनर्जी। इसमें क्या होता था कि हर साल पर इस कांग्रेस के सेशन होते थे, सेशन मतलब अधिवेशन होते थे, मीटिंग होती थी उनके अध्यक्ष हर साल अलग अलग बनाए जाते थे। कभी किसी को नियुक्त किया जाता था, कभी किसी को नियुक्त किया जाता था, और पूरे भारत में अलग अलग जगह सेशन होता था। ऐसे होता था कि अगर सेशन हो रहा पूर्वी भारत में तो अध्यक्ष बनेगा उसका पश्चिमी भारत का, अगर सेशन हो रहा है पश्चिमी भारत में तो अध्यक्ष बनेगा उसका पूर्वी भारत का। और ज्यादातर ध्यान रखना इनके सेशन की, अगर वो डेट पूछने लगे, डेट मतलब महीना, तारीख, तो ये दिसंबर के महीने में हुए हैं ज्यादातर, और सभी लास्ट में 28, 30, 29 ज्यादातर इसी डेट में हुए हैं, दिसंबर में। कुछ इम्पोर्टेंट सेशन हर साल हुए हैं, मतलब जो महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो इनका प्रमुख सेशन देखते हैं। सबसे पहला जो इनका सेशन हुआ था, जो अधिवेशन हुआ था, वो था 1885 में मुंबई में, जहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना संस्थापक कौन था, संस्थापक था ए.ओ. ह्यूम। और ऐसे क्वेश्चन आए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष बने थे इस पहले सेशन के 1885 में मुंबई में हुई थी WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अब WC बनर्जी से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, ऐसे पहला क्वेश्चन तो यही आ गया, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, WC बनर्जी। और इस अधिवेशन में जो ये तेजपाल संस्कृत कॉलेज में अधिवेशन हुआ था, इसमें सिर्फ 72 लोगों ने भाग लिया था। ये भी नंबर भी पूछा जाता है, ये संख्या 72 लोगों ने भाग लिया था। और संस्था के समय कौन था, डफरिन, इसे याद रखते हैं हम, डफर। कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था, डफरिन ने क्या सोचा था कि ये जो अंग्रेजों का एक मतलब बनाया हुआ प्लान था कि हम एक ऐसी संस्था बनाते हैं भारत में जो भारत के लोगों की समस्या को हमारे पास लाकर रखेगी, इससे जो जनता का विद्रोह हमारे खिलाफ ना होकर अपनी कांग्रेस के खिलाफ होगा। ऐसे करके इन अंग्रेजों डफरिन ने ए.ओ. ह्यूम को भेजा था संस्थापक बनाने के लिए। ऐसी संस्था स्थापित हुई भारत में, लेकिन यही हमारी स्वतंत्रता का सबसे बड़ा कारण बनी थी। हमें स्वतंत्र कराने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ है। ये कांग्रेस पार्टी और आज की कांग्रेस पार्टी से तुलना नहीं करनी, ठीक है तो पार्टी वही, लेकिन अब वो व्यक्तिगत पार्टी हो गई है। पहले वो पूरे देश की एक ही पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
तो 1885 में WC बनर्जी पहले अध्यक्ष बने थे। उस समय पर जो भारत में वायसराय कौन था, वो था लॉर्ड डफरिन। ऐसे याद रखने, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, डफर ने। उसने सोचा था कि हम भारत पर कंट्रोल करेंगे कांग्रेस के द्वारा, लेकिन वो डफर था, इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर पाया। डफरिन के समय पर स्थापना हुई। संस्थापक थे एओ ह्यूम, पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। 1885 में पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ठीक है, अब दूसरा अधिवेशन होता है इनका 1886 में कोलकाता में। देखो ये मैंने बताया, एक अगर पूर्वी भारत में हो रहा है तो एक पश्चिमी में हो। जैसे मुंबई कहाँ है, मुंबई पश्चिमी भारत में है, तो अगला अधिवेशन कहाँ हुआ, कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, यानी कि पूर्वी भारत में, ऐसे करके हुए। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 18 मतलब इन जो सेशन से अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो इसमें लिखा हुआ है कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन सारे डिटेल में लिखे हुए हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में देखते हैं। ये पहले पारसी अध्यक्ष थे, पारसी धर्म है, ऐसे पारसी अध्यक्ष थे ये पहले। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया एक भी बार कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, लेकिन ऐसे पूछ सकता है कि कलकत्ता अधिवेशन में 1886 के अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का बायोवृद्ध पुरुष बोला जाता है, भारत का बूढ़ा आदमी बोला जाता है इनको, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को। जैसे कि मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता था, राजा राम मोहन राय को, भारत का आधुनिक पुरुष। और भारत का बूढ़ा पुरुष किसे बोला जाता था, दादा भाई नौरोजी को। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, इन्हें राष्ट्रीयवाद के जनक कहा जाता है, राष्ट्रीयवाद का जनक। और चौथा इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत का व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश की संसद में सदस्यता प्राप्त हुई थी। ये ब्रिटिश की संसद में मतलब सदस्य बने थे, ये थे लेबर पार्टी से दादा भाई नौरोजी। ब्रिटेन में जाके ये सदस्य बने थे दादा भाई नौरोजी। और 1886 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, कहाँ पर, लंदन में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी लंदन में। और ये बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे। दादा भाई नौरोजी किसके राजनीतिक गुरु थे, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है जी। अब इसमें ना कांग्रेस का आगे देखते हैं। इस जो दादा भाई नौरोजी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, इनसे अलग और कोई क्वेश्चन नहीं आता दादा भाई नौरोजी से। और दादा भाई नौरोजी की वो बुक है हमारी द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो है धन निकास नीति के बारे में बताया है। वो बुक भी इम्पोर्टेंट है, वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। 1887 में तीसरा अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, कहाँ पर हुआ, मद्रास में हुआ, मद्रास चेन्नई, मद्रास में हुआ 1887 में। और बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष बने। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि प्रथम कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, और फिर पूछा जाएगा कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो बदरुद्दीन तैयब जी। मुस्लिम अध्यक्ष, मुसलमान जो अध्यक्ष बना था वो बदरुद्दीन तैयब जी बना था। अगला क्वेश्चन देखें तो, और इन्होंने नारा दिया था, बदरुद्दीन तैयब जी ने बी कांग्रेसी यानी कि कांग्रेसी बनो का नारा दिया था इन्होंने। इलाहाबाद में हुआ 1888 में अगला अधिवेशन, जॉर्ज यूल। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था, जो अंग्रेज अधिकारी अध्यक्ष बना था वो कौन बना था, जॉर्ज यूल। ये आराम से याद हो जाते हैं, 2-3 बार देखने पर, रटे पड़े हैं, मतलब ऐसे ही याद हो ही जाते हैं। देखते रहो बस, क्वेश्चन पढ़ते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे। प्रथम पता भी चल जाए क्वेश्चन पूछता कैसे है। प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बना था, इलाहाबाद अधिवेशन में बना था जॉर्ज यूल। आगे देखें तो 1889 में 5वां अधिवेशन हुआ मुंबई में, और विलियम बेडवर्ग इसके अध्यक्ष बने थे, विलियम बेडवर्ग। अब सारे सेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेन है मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वो जिनमें कुछ अच्छा काम हुआ या कुछ जोड़ा गया, कुछ भी हुआ, वो यहाँ पर लिए गए हैं। तो इस अधिवेशन में पहली बार महिलाएं शामिल हुई थी। कांग्रेस में पहले महिलाएं शामिल नहीं थी, महिलाओं ने भाग लिया था इसी अधिवेशन में, मुंबई 5वें अधिवेशन में, मुंबई अधिवेशन में। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है किस अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया, उसमें दे देगा मुंबई, इलाहाबाद, तो मुंबई अधिवेशन में नाम भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो पीले है ना, अगर ज्यादा भी याद ना हो, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो याद करने ज्यादा जरूरी है। इससे बाद में हम देखते हैं जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ 1890 में। ये शुरुआत कितने 6, ये 6 तो इम्पोर्टेंट हैं। फिरोज शाह मेहता पहले इसके अध्यक्ष बने थे। और इस अधिवेशन में कादम्बरी गांगुली ने अपना भाषण दिया था। अब ये कादम्बरी गांगुली कौन थी, तो भारत की पहली स्नातक महिला, पहली ग्रेजुएट वुमेन
ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रथम ग्रेजुएट वुमेन कौन थी? कादम्बरी गंगोली। 1896 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ। 1896 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ। रहमतुल्लाह शयानी इसके अध्यक्ष बने। और पहली बार जो वंदे मातरम है, किसने लिखा है वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये कहाँ पर गाया गया था? कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था 1896 में कोलकाता में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था, कब गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में 1896। अब ये क्रम मत याद रखना कि ये 7वां अधिवेशन था, 7वां 91 में हो गया होगा, ये 96वां। ये अब यहाँ क्रम नहीं ध्यान रखना, 6 तक लगातार क्रम है। 1896 कोलकाता। रहीमतुल्लाह सयानी, ऐसे भी पूछ लिया गया एक बार कि वंदे मातरम किसकी अध्यक्षता में गाया गया था, तो रहीमतुल्लाह सयानी। अगला इम्पोर्टेंट अधिवेशन देखें तो 1911 का अधिवेशन हुआ था, जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन आगे देखेंगे। 1911 में जो बंगाल को डिवाइड किया गया 2 भाग में, जैसे कि आज है, एक बांग्लादेश पार्ट बन गया, एक हमारा पश्चिम बंगाल है, तो उसको रद्द कर दिया गया था 1911 में। विशन नारायण धर कलकत्ता में हुआ था 1911 में अधिवेशन ये, और यहीं से भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की गई थी 1911 में। पहली बार जनगण मन अधिनायक जय हे, जो हमारा राष्ट्रीय गान है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, जो वो पहली बार 1911 में ही गाया गया था, जनगण मन अधिनायक जय हे। और वंदे मातरम 1896 में गाया गया था। आगे देखें हम 1905 का देखते हैं। 1905 का बनारस अधिवेशन हुआ। बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले जिन्हें गांधी जी के राजनीतिक गुरु मानते हैं। गांधी जी के ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो गोपाल कृष्ण गोखले। फिर क्वेश्चन आ जाते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोविंद रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु गोविंद रानाडे। एक हमने पहले ही बताया, दादा भाई नौरोजी किसके राजनीतिक गुरु थे? बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे दादा भाई नौरोजी। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल डिवाइड कर दिया, और कांग्रेस ने इसका जो विरोध किया था 1905 में कि हम नहीं मानते, हम एक हैं, और कांग्रेस के मन से विभाजन को खारिज कर दिया गया था कि हम विभाजन को नहीं मानते हैं। और यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन को स्वीकार किया गया था। यहाँ स्वदेशी आंदोलन चला था कि हम, जैसे जो बाबा रामदेव का आज चल रहा है स्वदेशी अपनाओ, वो चला था पहले ही, यहीं से उठा लिया बाबा रामदेव ने स्वदेशी, ये स्वदेशी है फलाना है, और इसका फायदा ले रहे हैं पूरा। स्वदेशी का मतलब क्या है? हम कोई भी विदेशी चीज नहीं खरीदेंगे, मतलब विदेशी चीजों का बिल्कुल बहिष्कार कर दिया, हम स्वदेशी पर डिपेंड करेंगे। स्वदेशी आंदोलन चला था यहाँ पर 7 अगस्त 1905 को। तो यहाँ से याद रखना है, बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में। जब बंगाल विभाजन हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बने थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है? गोविंद रानाडे। अगला अधिवेशन, पता है यहाँ पे ना 2 तरह के नेता थे। एक तो उग्रवादी का मतलब ऐसे नहीं कि बंदूक हथियार लेके, मतलब उग्र विचारों वाले थे, जिनके विचार थे कि अंग्रेजों से बिल्कुल ऐसे मतलब कांग्रेस में क्या था, पिटीशन वाली चीज थी, मतलब अपील करना, दया मांगना, भीख मांगना, ऐसे करते थे, हमें ये दे दो, हमारे लिए ये कर दो। लेकिन इनमें कुछ लोग थे जो उग्रवादी संगठन से थे, मतलब उनके विचार उग्र थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्रपाल, ये लोग थे ऐसे जिनके विचार बहुत उग्र थे। वो कहते थे हम भीख क्यों मांगे, हमारा है सब कुछ, हम ऐसे ही लेंगे अपना। मतलब लड़ाई नहीं करते थे, लेकिन उग्रवादी का मतलब उनके विचार उग्र थे। और कुछ जैसे ये बड़े बूढ़े थे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ये सब कैसे थे? उदारवादी थे। उदारवादी मतलब लिबरल टाइप के थे। तो यहाँ क्या हुआ 1905 में, अभी तक एक भी आदमी जो है उसका नहीं बना था, उग्रवादी दल का अध्यक्ष नहीं बना था। यहाँ पे उग्रवादियों में और इनमें उदारवादियों में झगड़ा होने लगा था। वो कहने लगे थे कि बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाओ। लेकिन फिर भी क्या हुआ, कलकत्ता अधिवेशन हुआ, 1906 में चुनाव हुआ, और बाल गंगाधर तिलक के आगे कौन खड़े कर दिए? उग्रवादियों ने कहा, बहुत बार कहा कि बाल गंगाधर तिलक को एक बार अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन फिर दोबारा से दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया 1906 में कलकत्ता में।
और दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग यहीं पर किया था 1906 कलकत्ता में। ये पहले भी बता चुका हूँ मैं। यहाँ पर विरोध तो नहीं कर सके बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि उनके राजनीतिक गुरु थे दादा भाई नौरोजी, इस वजह से। लेकिन उनमें एक प्रकार से फूट पड़ गई थी, जो अगले साल के अधिवेशन में अलग दिखने लगी थी। इनमें झगड़ा यहीं से शुरू हो गया था 1906 से। 1907 में सूरत अधिवेशन में क्या हुआ, रास बिहारी घोष को, ये भी हमारे लिबरल पार्टी के ही थे, रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया गया। बाल गंगाधर तिलक को फिर भी अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अब ये दो पार्टियों में टूट गया हमारा, जो इसको बोलते हैं सूरत फूट, सूरत स्प्लिट। सूरत की फूट कब हुई थी, 1907 में। इंपोर्टेंट अधिवेशन है, एक क्वेश्चन बताया मैंने, फैक्ट बेस है, अगर फैक्ट याद है तो याद है, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं तो कुछ भी याद नहीं है। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। मैंने कहा 6 से झगड़ा चल रहा था, 7 में वो झगड़ा सामने आ गया और खुलकर विरोध किया बाल गंगाधर तिलक ने, और यहाँ पर कांग्रेस दो पार्ट में टूट गई, एक नरम दल और एक गरम दल, दो भागों में विभाजित हो गई कांग्रेस यहाँ से 1907 से, सूरत फूट से। इसे बोलते हैं सूरत स्प्लिट। उसके बाद में क्या हुआ, 1916 पे पहुंचते हैं हम सीधे, वहाँ इसे बोलते हैं लखनऊ अधिवेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन है, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो, सारे जितने भी बता रहा हूँ। 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बने। लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बने। इसमें क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल को दोबारा से मिलाया गया। मतलब 7 में जो अलग हुए थे, 9 साल बाद वो 1916 में फिर दोबारा से लखनऊ में मिलाए गए और लखनऊ पैक्ट हुआ। यहाँ पर लखनऊ की संधि हुई और इसे बोलते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी यहाँ पर एक ही मंच पर आए थे। लखनऊ संधि में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग एक पार्टी बन गई थी अलग, उसके बारे में बताएंगे, और कांग्रेस, मतलब यहाँ पर मिलन हुआ था एक प्रकार से लखनऊ में सबका। और यहीं पर पहली बार कांग्रेस के मंच से महात्मा गांधी ने भी अपने भाषण दिए थे। पता है 1915 में गांधी आए थे, तो 16 में उन्होंने राजनीतिक कैरियर की, मतलब अपना पहला भाषण कांग्रेस के मंच से यहीं पर दिया था 1916 में लखनऊ में। गांधी के बारे में बाद में देखेंगे डिटेल में। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष कौन बनी, एनी बेसेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन थी, एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में बनी एनी बेसेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आने लगे कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो कौन आएगी, सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, आयरलैंड की आयरलैंड की थी शायद, हाँ आयरलैंड की। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद में 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। उसके बाद में 1933 में नीलिनी सेन गुप्ता, ये राकेश मोहन गुप्ता की पत्नी थी और ये बनाई गई थी नीलिनी सेन गुप्ता कोलकाता अधिवेशन। मतलब कहने का क्या, ये 3 लेडीज मैंने दिखा दी यहाँ पर, लेडीज जो बनी थी। 2 से ही क्वेश्चन आता है, 17 और 25 से। इसमें एक कॉमन है, रीजनिंग लगाएं तो 1917 से 8 साल बाद 1925 से 8 साल बाद 1933, मतलब 3 महिलाएं बनी 8-8 साल के अंतराल पर। 1917 में कौन बनी, महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। उसके 8 साल बाद 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी। उसके 8 साल बाद 1933 में नीलिनी सेन गुप्ता, फिर से एक महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो ऐसे याद रख सकते हैं। प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली, और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी कलकत्ता से 1917 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला 1924 का बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम कहाँ पर है, कर्नाटक में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पहली बार गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, पहली बार गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने यहाँ पर महात्मा गांधी, बेलगाम में कर्नाटक में 1924 में। ठीक है, पहली बार और अंतिम बार, इसके बाद में वो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। 1929 का अधिवेशन हुआ लाहौर अधिवेशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे इतिहास में। लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जो हम 26 जनवरी मनाते हैं वो यहीं पर निश्चित हुआ था कि लाहौर अधिवेशन में, कि हम 26 जनवरी को अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे 1930 में। 1929 में ये निश्चित हुआ था। तो इसके बारे में देखते हैं, लाहौर अधिवेशन के बारे में। यहाँ पर पूर्ण स्वराज का फैसला लिया गया था कि अब हमें पूरा स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। दूसरा, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के किनारे, लाहौर अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, 1929 में हुआ था, रावी नदी के किनारे हुआ था। और यहाँ पर हमने स्वाधीनता दिवस बनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। ठीक है,
हसरत मोहानी ने 1925 के कानपुर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन वह खारिज कर दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखना। अगला देखते हैं 1931 कराची अधिवेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और आर्थिक विकास का प्रस्ताव लाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में। 1937 का फैजाबाद, पश्चिम बंगाल में है फैजाबाद, पश्चिम बंगाल है। जवाहरलाल नेहरू फिर से इसके अध्यक्ष बने थे। पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, ये गांव में हुआ था। और कृषि से संबंधित प्रस्ताव लाए गए थे 1937 में। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में इनका उल्लेख ज्यादा नहीं देते हैं, हरिहर और त्रिपुरी अधिवेशन और हरिपुर और त्रिपुरी अधिवेशन, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमारे एक बहुत बड़े नायक के बारे में आता है। 1938 हरिहर, गुजरात में है हरिपुर 1938 अधिवेशन गुजरात में। और इसमें चुनकर कौन आ गए थे? सुभाष चंद्र बोस, जिनके बारे में आज भी मिस्ट्री है कि वो पता नहीं कैसे मरे थे। वैसे बताया जाता है कि वो प्लेन क्रैश में मरे थे, जहाज क्रैश में मरे थे। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए थे 1938 में। सुभाष चंद्र बोस और गांधी के विचारों में मतलब एक प्रकार से जमीन आसमान का अंतर था। उनमें कभी भी नहीं बनती थी, एक दूसरे में कभी नहीं बनती थी। वो जैसे गांधी जी कहते हैं कि एक गाल पर थप्पड़ मार दिया, दूसरा गाल दो। सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि वो उसने एक गाल पे क्यों मारी। मतलब थोड़े उग्र विचारों के थे। और ये आईसीएस पास किए हुए थे, आईसीएस की परीक्षा पास किए हुए थे उस टाइम पर। जैसे आज आईएएस होती है, उस समय आईसीएस होती थी। तो पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति थे। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए। यहाँ पर गांधी ने विरोध किया इनका, लेकिन खुलकर नहीं कर पाए गांधी जी। उन्होंने कहा कि इसके विचार अच्छे नहीं है, ये तो लड़ाई चाहता है, ये चाहता है, वो चाहता है। मतलब दोनों के विचार कभी नहीं मिलते थे। हरिपुर में जीत गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है 1938 का हरिपुर अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए थे। अब क्या हुआ? 1929 और राष्ट्रीय योजना आयोग, नेशनल प्लानिंग कमीशन की भी स्थापना इसी के टाइम पर हुई थी सुभाष चंद्र बोस के में 1939 त्रिपुरी अधिवेशन हुआ एमपी में। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन हुआ एमपी में। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने और पट्टाभी सीतारमैया। यहाँ पर क्या हुआ? त्रिपुरी में बहुत हास्यपद व्यंग हुआ एक प्रकार से गांधी जी के साथ। बहुत ही मतलब गांधी जी की एक प्रकार से उनकी रेपुटेशन जो थी उस समय पर कांग्रेस में, एक बहुत बड़े लीडर थे भारत के। जहाँ वो चलते थे उनके पीछे हजारों लाखों की भीड़ खड़ी हो जाती थी। वहां पर क्या हुआ? यहाँ देखने वाली बात है कि कांग्रेस पर पकड़ किसकी ज्यादा थी, गांधी की या सुभाष चंद्र बोस की। 1939 में क्या हुआ? अखबार आया गांव में, हर जगह अखबार में फोटो छपा हुआ था। गांधी जी ने हाथ रख रखा था पट्टाभी सीतारमैया के कंधे पर और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का अध्यक्ष मेरी तरफ से जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा और सब इसको वोट करें, वो बनेगा पट्टाभी सीतारमैया। मतलब भारत के महान लीडर ने कह दिया कि पट्टाभी सीतारमैया बनेगा। तो चुनाव एक तरफा हो जाना चाहिए था कि पट्टाभी सीतारमैया जीत ही जाना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा। गांधी की बहुत खतरनाक बेइज्जती हुई इसमें। सुभाष चंद्र बोस फिर से जीत गए। अब क्या हुआ? गांधी बाबा की बेइज्जती हो गई। गांधी जी बैठ गए भूख हड़ताल पर कि मैं मरूंगा और मेरी अब तो कोई इज्जत ही नहीं है कांग्रेस में, फलाना नहीं ढिकाना नहीं। तो बहुत दिन भूख हड़ताल पर रहे। इससे परेशान हो गए सुभाष चंद्र बोस और उन्होंने क्या क्या इस्तीफा दे दिया, पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब कि ना तो बनंदे हो ना बने हो का हुआ। और सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद में क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद सबकी सहमति से, जो हमारे पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद में इन्होंने अपनी एक अलग से पार्टी बनाई कांग्रेस के अलग, फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी बनाई। और क्या हुआ कि कांग्रेस के अच्छे अच्छे लीडर बढ़िया मतलब लोगों का ट्रांसफर होने लगा। यहाँ से छोड़ के कांग्रेस सब फॉरवर्ड ब्लॉक में भर्ती होने लगे। अंग्रेजों को डर लगने लगा कि सुभाष चंद्र बोस वैसे ही उग्र दिमाग का है और ये तो भाई लड़ाई करवाएगा। कांग्रेस वालों को तो वो दबा लेते थे मार पीट के धमका के, लेकिन ये और एक संगठन खड़ा होगा फॉरवर्ड ब्लॉक, तो ये तो जान हमारे लिए बहुत मुश्किल कर देगा। तो उन्होंने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया वहाँ पे। और फिर क्या हुआ? लोगों ने वहाँ आंदोलन किया, जेल घेर ली चारों तरफ से। तो अंग्रेजों ने दबाव में आकर इनको छोड़ दिया, लेकिन नजरबंद कर लिए गए ये अपने ही घर में। मतलब कहीं भी जाओगे चारों तरफ पुलिस लगा दी घर में, कुछ भी करोगे पुलिस तुम्हारे साथ रहेगी। इन पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया गया था कि ये लोगों को भड़काते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस को पश्चिम बंगाल घर में कैद कर लिया गया था सुभाष चंद्र बोस को।
और वहाँ पर रहते थे और पूजा करते थे, काली माता की पूजा करते थे। उधर साइड में माता, काली माता, देवी माता, इनकी पूजा ज़्यादा होती है। तो ये अपने रूम में ही रहते थे पूरा दिन, और एक टाइम खाना खाते थे और पूरा दिन रूम में रहते थे, पूजा पाठ करते थे। और फिर ये 2 दिन में 1 दिन खाना खाने लगे, फिर ये 1 हफ्ते में 4 दिन भूखे रहने लगे, 3 दिन ही खाते थे। मतलब ऐसे करते करते और दाढ़ी बढ़ा ली बहुत बड़ी बड़ी, सबको लगा कि सुभाष चंद्र बोस सब मरेंगे बिल्कुल, मतलब अपना पूरा सब कुछ ऐसे दाढ़ी बढ़ाने लगे बहुत बड़ी बड़ी, और सब कुछ करने लगे। सब सोचने लगे या तो बाबा जी बनेंगे या फिर मर जाएंगे। खाना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो इनके पास में एक डेली पत्र आता था, डेली चिट्ठी आती थी, और उसका जवाब देते थे और आती थी। कोई पढ़ता नहीं था, अंदर रूम में डाल देते थे, रूम में बंद रहते थे, पूरा दिन अपने आप को बंद रखते थे रूम में, वहीं पढ़ते लिखते थे, जो भी करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक गाड़ी आई, गाड़ी में से एक महिला उतरी और अंदर सुभाष चंद्र बोस से मिलने गई। फिर अंदर से मिलने के बाद एक महिला आई और गाड़ी में बैठ कर वापस चली गई। और एक दिन हो गया पूरा, पता ही नहीं, वो गेट खुला ही नहीं। अब तो दूसरा दिन भी हो गया, गेट ही नहीं खुला कमरे का। और फिर उनको शक हुआ तो उन्होंने खोल के देखा तो सुभाष चंद्र बोस उसमें थे ही नहीं, वो दूसरी महिला आई थी वही थी उसमें। सुभाष चंद्र बोस वहां से गायब हो गए, भाग गए वो। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए, यहाँ सब ईरान, इराक वगैरह होते हुए वो कहाँ पहुंच गए, उन्हें मिलना था हिटलर से, जर्मनी पहुंच गए सुभाष चंद्र। और उन्होंने दाढ़ी इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि वो मुस्लिम कंट्रियों में जा रहे थे, मुस्लिम देशों में जा रहे थे, जिससे कि वो मुसलमान से दिखने लगे, और वो भाग गए यहाँ से। जर्मनी में जाकर हिटलर से मिले वो। वहां पे बताया गया उनको पहले ही कि अगर तुम मतलब बहुत ही सन की आदमी, हिटलर कुछ भी इधर उधर मत करना, सीधे आराम से बात करना, वो नहीं सर उड़ा देगा। उसके बाद में वहां जाके क्या हुआ, वहां पे हिटलर के 8 क्या थे, 7-8 वो रखता था वो अपने डुप्लीकेट, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम हिटलर की तरह दिखने लगा। सुभाष चंद्र बोस बैठकर अपनी टेबल पर वो पढ़ रहे थे अखबार, और जैसे ही वो आते थे ऊपर से डुप्लीकेट भेजता था। एक भेजा, सुभाष चंद्र बोस नहीं उठे, दूसरा भी भेजा, नहीं उठे। जैसा खुद हिटलर आया, सुभाष चंद्र बोस एक ही बार में उठ गए और उनका अच्छे से स्वागत किया, हाथ मिलाया। तो हिटलर बहुत प्रभावित हुआ इनसे। हिटलर ने कहा सुभाष चंद्र बोस को कि मतलब आपको कैसे पता चला कि मैं ओरिजिनल हूँ, ये सब नकली हैं। उसने कहा कि एक शासक के चाल से ही पता चल जाता है कि वो कौन है, क्या है, मतलब ऐसे पहचान लिया। उसके बाद में अगले दिन फोटो छपा अखबार में, सुभाष चंद्र बोस और हिटलर ने अपना हाथ मिलाया हुआ है, हाथ मिला करके, और सारे भारत में अफवाह फैलने लगी कि अब भारत पर जर्मनी आक्रमण करेगा और सुभाष चंद्र बोस आज़ाद करवा लेंगे, ये करवा लेंगे, ऐसे करके। क्योंकि भारत में अफवाहें थोड़ी देर में ही फैलनी स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत सारी अफवाहें फैलने लगी और सब डरने लगे कि बताओ, भारत का मतलब 2 भौकाल, एक भारत का भौकाल सुभाष चंद्र बोस, एक पूरी दुनिया का भौकाल हिटलर, दोनों के फोटो आने लगे अखबार में। और वहां पे क्या हुआ, इन्होंने इनको एक टाइपिस्ट हायर की इन्होंने अपनी वहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की, और बाद में उससे शादी भी की थी 2018 में। सुभाष चंद्र बोस की लड़की थी, वो भारत में आई भी थी यहाँ पे शायद 2018, उसका नाम कुछ ऐसे ही था, पता नहीं। उससे ही शादी कर ली थी इन्होंने। और उसके बाद में हिटलर ने इन्हें सहायता दी और इनको कहाँ पहुंचा दिया था, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी रासबिहारी बोस ने। रासबिहारी बोस की उसमें इनको लीडर बनाया गया था, और ये वहां से आज़ाद हिंद फौज को लेकर भारत को आज़ाद कराने के लिए चले थे। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दिया था इन्होंने, मतलब सेना बनाई थी और सेना को लेकर चले थे सुभाष चंद्र बोस। वहां से जो ये एरिया है हमारा, जो 7 सिस्टर्स का एरिया है, त्रिपुरा, असम, मेघालय वगैरह, इनमें होके आ रहे थे ये, म्यांमार होते हुए। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि वर्षा बहुत ज्यादा होती है और यहाँ जंगल हैं घने घने, तो बहुत सारे सैनिक तो वर्षा में कीड़े मकोड़ा खाने से मर गए। और उधर हुआ क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिरा दिए थे, और जर्मनी ने भी फिर सरेंडर कर दिया था, हार मान ली थी। तो जो इनको सहायता मिल रही थी, जो जापान और जर्मनी इनको सहायता कर रहे थे, वो सहायता इनको मिलनी बंद हो गई। मतलब अब इनको वो सहायता नहीं मिली क्योंकि वो हार गए युद्ध में, तो इनकी शक्ति कमजोर करने लगी। और अंग्रेजों ने इनके खिलाफ मतलब कि देखते गोली मारने के आदेश जारी कर दिए थे, सब कुछ कर दिया था। तो ये वहां से भाग गए। उसके बाद में इनके बारे में बताया जाता है कि इनको
मतलब एक प्लेन में मतलब जहाज में गए थे और वो प्लेन क्रैश हो गया और वो मर गए। और उस वहाँ पे ना तो जिस गांव में बताया जाता है उस गांव में ना तो कोई प्लेन गिरा था, वहाँ के आदमी बताते। मतलब ये शायद इन्होंने खुद को बचाने के लिए, क्योंकि ये अब बच नहीं पाते, इन पर देशद्रोह का पूरा मुकदमा था, पकड़ते ही फांसी चढ़ा दी जाती है, गोली मार दी, जो भी किया हो ऐसे ही बताया जाता है प्लेन क्रैश में ये मरे थे। तो ये सुभाष चंद्र बोस की थोड़ी सी स्टोरी थी। इन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उसके बाद में बताया जाता है कि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए थे तो जवाहरलाल नेहरू पर एक ट्रिटी पर साइन करवाया गया था, एक संधि पर साइन करवाया गया था। उसमें कहा गया था कि अगर सुभाष चंद्र बोस कहीं भी मिले ना तो देखते उसे हमारे हवाले करना है सबसे पहले। तो क्योंकि वहाँ ब्रिटेन में जो राजद्रोह, देशद्रोह को सबसे बड़ा द्रोह माना जाता है। आगे क्या हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन के बाद 1946 में मेरठ उत्तर प्रदेश में आचार्य जयराम भगवान दास कृपलानी, जेपी कृपलानी बने थे 1946 में। और 1947 में दिल्ली में। अब ये पूछा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय पर अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। 1947 में दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद बने। इसमें क्या है, ये अधिवेशन होते थे दिसंबर में जाके, दिसंबर में होते थे। तो 46 के दिसंबर में बने कौन, भगवान दास कृपलानी, जेपी कृपलानी। 46 के दिसंबर में बने तो 47 के दिसंबर तक रहेंगे। तो ऐसे पूछा जाता है भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में 15 अगस्त को, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जेबी कृपलानी। और 47 में फिर कौन बन गए थे, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए थे। फिर 48 में, मतलब जो 1939 में हारे थे उसके बाद में क्या साल बाद, 9 साल बाद 1948 में पट्टाभी सीतारामैया जयपुर से फिर बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष, जो सुभाष चंद्र बोस से हारे थे। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, कांग्रेस का जब कोई अधिवेशन नहीं हुआ, ऐसे सेशन थे, खोलो 7, मतलब जिन डेटों में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ वो सेशन थे 7। 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, और 1941 से और 1945 तक, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1939 में, 39 में शुरू हुआ था, तो हमारे सेशन नहीं हुए थे 41 से 47 में। मतलब 7 साल ऐसी थी जिनमें कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। नहीं, हर साल अधिवेशन होता है, आजकल भी होता है अधिवेशन, अब भी होता है 28-27 तारीख में, हर दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन। 1930 और 1935 और 41, 42, 43, 44, 45 इन सालों में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 1940 में रामगढ़ झारखंड से अब्दुल कलाम आजाद को क्या बना दिया गया था, अध्यक्ष बना दिया गया था कांग्रेस का। तो ऐसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था, तो ए.के. आजाद। और सबसे युवा भी अध्यक्ष लंबे क्यों बने, क्योंकि ये 40 से और 46 तक रहे फिर, कि मतलब 5 साल तो यही अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि सेशन ही नहीं हुए, बाकी सब 1-1 साल 2-2 साल ऐसे ही रहे हैं अध्यक्ष। तो रामगढ़ झारखंड में ए.के. आजाद को बना दिया गया था। 3 बार अध्यक्ष बनने, मतलब 3 बार जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ पर हुए, तो कलकत्ता में 9 बार, सबसे ज्यादा बार कहाँ पर हुए, कलकत्ता में 9 बार, मद्रास में 4 बार और मुंबई में 5 बार अधिवेशन हुए।